हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं पहले ही बोल चुका हूं, बहुत बच्चों की कॉल आती रहती थी मेरे पास और अब भी आती है। सबसे एक ही बात बोलता हूं, बेटा आप लोग अपने अपने स्टेट के लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस, अगर आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, और रिवीजन के लिए भी। लेकिन अगर आप थॉरोली पूरी पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरी पढ़ाई करिए, और रिवीजन के तौर पर लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस, या जो बच्चे लास्ट मोमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज लेकर के आए हैं जहां पर हम लोग पास्ट पिछले जो पेपर हुए। अच्छा एक और चीज, पेपर किस स्टेट का है, यहां जो मैं पेपर डिस्कस करूंगा कोई सवाल नहीं करेगा। बहुत ही ऊपर मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट डाल दिया है, फर्क नहीं पड़ता किस स्टेट का पेपर है, ऑल ओवर इंडिया सेम सिलेबस है। सभी स्टेट और यूनिवर्सिटी एक ही सिलेबस को फॉलो कर रही हैं, ठीक है ना। तो किसी भी स्टेट या यूनिवर्सिटी के आप पेपर लगा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पेपर घूम फिर के आपके स्टेट में आ जाएंगे। वही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सवाल नहीं करेंगे सर हमारे स्टेट का, हमारे स्टेट का, हमारे स्टेट का। जो क्वेश्चन यहां करवा रहा हूं मैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है सभी स्टेट के लिए। अब हाँ, एक चीज हो सकती है कि जिस स्टेट का पेपर उठाया मैंने, मैं ये भी नहीं बताऊंगा किस स्टेट का है, कुछ बच्चे पहचान लेंगे और अच्छी बात है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा जो पेपर यहां मैं धीरे धीरे 5-6 जो भी डिस्कस करा दूंगा, अगर आप लास्ट मोमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको आप जरूर पढ़ के जाइए। और कुछ जो आपके दिमाग में सवाल रहते हैं, सर चैप्टर वाइज वेटेज कौन सा है, कौन से चैप्टर से हम ज्यादा पढ़ लें, वो भी यहां पर आज आपको प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन होता है, सर आंसर कैसे लिखें। मैंने पूरा पेपर सॉल्व करके यहां पे दिखाया हुआ है, ठीक है। पूरा पेपर सॉल्व है, वो आप देखेंगे कि किस क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना है और कितना आंसर लिखने पर कितना मार्क्स मिलेगा, ठीक है। पेपर हिंदी में या इंग्लिश में लिखें। देखो अगर आपके स्टेट में हिंदी अलाउड है और आप हिंदी में अच्छा लिख सकते हैं तो हिंदी में लिखिए। हिंदी में कुछ लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि हिंदी में लिखने पे खराब नंबर मिलते हैं। हाँ, वो तब मिलते हैं, आप क्या कर रहे हो, हिंदी में ऐसे ही लिख रहे हो। मान लो आ गया आपके बॉडी के बारे में, आ गया सेल के बारे में, आ गया, आप लिख रहे हो सेल हमारे शरीर का एक छोटा सा, इस तरह से, मतलब एक अपनी नॉर्मल हिंदी लिख रहे हो। आपको पता है साइंस की जो हिंदी होती है थोड़ी सी वो भी कॉम्प्लिकेट होती है, उसके वर्ड्स थोड़े से अलग होते हैं। अगर आप उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, अपनी आम भाषा की हिंदी में लिख रहे हो, तो नंबर कम मिलेंगे, ठीक है। और ये सबसे बड़ा सवाल, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें। बेटा एमसीक्यू का मैं अभी तक का जितना भी पीवाईक्यू देखा है, और उसका सिर्फ एक ही आंसर है। कोई आपसे बोले इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो, इत्तेफाक ऐसा हो सकता है कि उसमें से कुछ फंस जाए, बट अगर आप 100% एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हो तो इसके लिए आपको पूरा डिटेल जाना पड़ेगा। जी हाँ, थॉरो स्टडी। और कुछ बच्चे लोग जो कहते हैं ना करके कि सर आपने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, बहुत डिटेल में पढ़ा दिया, यूट्यूब लेक्चर्स में इतना एक्सप्लेन हो गया है। क्वेश्चंस पे आज जब यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूंगा, क्योंकि हम किसी एक स्टेट को लेके टारगेट नहीं कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और यही वजह होती है जब एमसीक्यू में कहीं तो आपको सिंपल लग रहे हैं, कहीं क्वेश्चन बहुत टफ लग रहे हैं। तो डिटेल में जाने का मकसद एक ही है, सभी स्टेट कवर अप हो सके, ठीक है। ओके ओके, इस जो पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे उसका जो पीडीएफ रहेगा वो आपको ऐप पर अवेलेबल रहेगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। माइंड नर्चर ऐप सबको पता है ऑलमोस्ट, जिन बच्चों को नहीं पता है वो प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फार्मास्यूटिक्स, इसी तरह हम फार्माकोग्नोसी, इकोलॉजी सबकी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ER20 पहले बता दिया है, ER20 का है। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे परेशान ना हो, सारी चीजें स्पष्ट कर रहा हूं। ये जब बेसिक बातों के लिए आप लोग मुझे मैसेज या कॉल करते हैं उसके लिए परेशान ना हो। ये पीवाईक्यू 1 है, यहां से आपको आइडिया लगता रहेगा ये पहला पेपर सॉल्व किया, ये दूसरा किया, ये तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, हम कितने सॉल्व कर चुके हैं। इसका एक फोल्डर बन जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा कहां पर, ऐप के ऊपर। क्लियर है यहां तक की बातें? स्टार्ट करें, ठीक है। तो पहला सीरीज का पहला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। तो थोड़ा सा और एक चीज, ये जो बच्चे लोग देख रहे हैं, अभी ER20 जब से स्टार्ट हुआ है और जब तक अगला ER नहीं बदल जाता है ये वैलिड रहेगा तब तक 10 साल, 5 साल, 15 साल, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। अब देखो
ये पेपर एक मेरे पास आया था, मैं इस बार आपको दिखा दे रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट इस पेपर को एज इट इज यहां पर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखना होता है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं पेपर, जैसे मेरे पास इस तरह से पेपर आ रखे हैं कुछ बच्चों के सॉल्व करने के लिए। और एक चीज, अगर आप भी अपने स्टेट का पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपका पेपर यहां पर सॉल्व करवा के बाकायदा जैसे ये सॉल्व किया इस तरह से सॉल्व करके आप लोगों को दे दूंगा और अच्छा खासा डिस्कस हो जाएगा, बाकी बच्चों की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, कोई भी बच्चा चाहता है कि उसके स्टेट के 4-5 पेपर सॉल्व हो जाए, आप मुझे सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे। मेरा नंबर बताइए, ऐप पर भी है, दिस इज माय नंबर। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपका पेपर यहां पर बाकायदा जैसे ये वाला पेपर डिस्कस कर रहे हैं वैसे ही किसी भी सब्जेक्ट का आप डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो यहां पर ये किसी स्टेट का पेपर है, वहां पर एक साथ इंग्लिश हिंदी में साथ में आया हुआ है। कुछ स्टेट में हिंदी अलाउड नहीं है, तो मैं फिर कह रहा हूं जिस स्टेट में हिंदी अलाउड नहीं है वहां पे आप लोगों को बेटा इंग्लिश में ही करना है, और जहां पर हिंदी अलाउड है वहां पर भी मैं एक बात बोलूंगा, आप लोग इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश करें, प्रैक्टिस शुरुआत से करें। लास्ट मोमेंट आगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी आगे जाके आपको हर जगह हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये एक पेपर आया हुआ है, ठीक है, जिसमें वही 20 क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क्स के होते हैं, 1-1 मार्क्स के हैं ये। ठीक है, फिर 3-3 मार्क्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और फिर 6-6 नंबर के ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 मार्क्स के 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, इस तरह से आपका पूरा 80 मार्क्स होता है। अब अगला जो बात आती है वेटेज की, ये जो 38, अच्छा हाँ, वेटेज से पहले हम बात कर लें सिलेबस। बेटा सिलेबस कुछ लोग अलग अलग बुक्स फॉलो करते हैं, ये जो सिलेबस आपका पीसीआई के द्वारा दिया हुआ है, किसके द्वारा, ये सारी बातें यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा, हर बार मैं सिलेबस जरूर दिखा दूंगा आपको। पीसीआई के द्वारा जो सिलेबस है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ठीक है, देन चैप्टर 5, देन चैप्टर 6, चैप्टर 7। पीसीआई के अकॉर्डिंग चैप्टर 7 ही है। कुछ बुक्स में क्या कर रखा है, जो चैप्टर 5 है काफी बड़ा चैप्टर है, टैबलेट अलग तोड़ दिया है, इसे 5वां, इसे 6वां, इसे 7वां, इसे 8वां कर दिया है। तो मैंने जो चैप्टर नंबर डाले हुए हैं अपने क्वेश्चन पेपर में कि ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से है, ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से है, तो वो इस वाले सिलेबस के हिसाब से, तो जो पीसीआई का सिलेबस है उसमें जो चैप्टर नंबर पड़े हुए हैं उसके हिसाब से मैंने चैप्टर क्वेश्चन के आगे चैप्टर नंबर डाले हुए हैं। क्या मतलब है उसका मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना, अभी पेपर आने वाला है, जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं, आप देख लीजिए, इसको ब्लैक कर दें। ओके, जैसे मैंने हर किसी क्वेश्चन के आगे चैप्टर नंबर डाल दिया, चैप्टर 1, चैप्टर 4, ये जो डाले हुए हैं ना मैंने, ये बस ये वाला जो सिलेबस है इसके हिसाब से डाले हुए हैं। तो कंफ्यूज नहीं करना सर, हमारे बुक में तो ये नहीं है, हमारी बुक में ऐसा नहीं है। सारी चीजें क्लियर करता चल रहा हूं मैं। ओके, देन आते हैं हम लोग वेटेज पे। देखो बेटा, वेटेज यहां पे मैंने हर एक क्वेश्चन के आगे चैप्टर नंबर डाल दिया है, तो आप लोग खुद भी वेटेज निकाल सकते हो। और जो मैंने एक वीडियो आज से शायद 2 साल 3 साल पहले बनाया था कि इतना पढ़ लो पास हो जाओगे, उसमें भी बताया था मैंने कि चैप्टर नंबर जो 5 है वो आपका 40+ मार्क्स का आता है, अकेला चैप्टर नंबर 5, और फिर चैप्टर नंबर 4। ये 2 ही चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो जो पास होना चाहते हैं, फिर कह रहा हूं मैं, जो बच्चा अच्छा स्कोर करना चाह रहा है वो पूरा पढ़ रहा होगा, तो ये 2 चैप्टर ही आपको पास करा देंगे। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर वो गायब हो गया, चैप्टर नंबर 7 गायब हो गया, चैप्टर नंबर 5 और 6। ओके, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं देख लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे मेंशन है। चैप्टर नंबर 6 से आपका 1 ही मार्क्स का आया हुआ है, और चैप्टर नंबर 7 जो है इससे आया हुआ है आपका 6 नंबर का। ठीक है, ये नीचे मिस हो गया है कुछ, शायद उसमें हो गया, खैर जो भी है। ठीक है, मेरे पास पूरा ये इस तरीके से ना वेटेज वगैरह पूरा निकाल के कॉपी में सॉल्व करते, मतलब करके रखते हैं, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। चैप्टर नंबर 1 से 4 मार्क्स का आया है, चैप्टर नंबर 2 से 5 मार्क्स का आया हुआ है इस वाले पेपर में। तो हर किसी पेपर में 2-4 नंबर का ऊपर नीचे रहता है, लगभग सेम ही वेटेज रहेगा। ठीक है, 3 में 5 नंबर का है, 4 में 25 नंबर का है, 5 में 40 नंबर का है, 6 से 1 ही नंबर का है, तो यहाँ पे 4-5 नंबर किसी और पेपर में आ जाएगा। हर किसी पेपर में वेटेज निकाल के दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, टिप्स फॉर एग्जाम क्या है? टिप्स फॉर एग्जाम बेटा यही है, कोई भी क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का अगर छोड़ दें अगर हम, तो हर क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन और कोशिश करना एग्जाम्पल इफ पॉसिबल। अगर एग्जाम्पल याद है, एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल के लायक डेफिनेशन है, ठीक है ना,
तो आप जरूर उसका एग्जाम्पल दें। मतलब क्वेश्चन कोई भी हो, मैं दिखाऊंगा, अभी मैंने भी यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। आपको डेफिनेशन पक्का देनी है, किसकी देनी है समझ में आ जाएगा। आंसर्स को बेटा पॉइंट्स में लिखना है, पेज नहीं भरने हैं, ठीक है ना, पेज नहीं भरने हैं। पेज भरने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को, अभी भी पेज भरने पे लगे हुए हैं। अरे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा उस टाइप का पेज भरने वाला, बताऊंगा अभी, बकायदा सब कुछ लिख के दिखाया मैंने, ऐसा नहीं कि बस हाँ बोल दिया और हो गया, ठीक है। और फिर वही कहानी, अगर एमसीक्यू आप 100% सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए डिटेल स्टडी, डिटेल मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है जो नोट्स यहाँ अवेलेबल है यूट्यूब पे, लाइव क्लास पे, मतलब ठीक है, कहीं से भी पढ़ लो, वहां से अगर आप डिटेल स्टडी कर लेते हैं तो आपका एमसीक्यू 99% सॉल्व हो जाएंगे। कुछ एक आध इधर उधर से आ जाते हैं, मैं 100% मैं भी नहीं बोल रहा मैं, ठीक है ना, 99%, क्योंकि एक आध क्वेश्चन कई बार होता है, कई बार 100% भी जाएगा, कई बार 99% भी रह जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। स्टार्ट करें। तो मैंने क्या किया है मैं फिर बता दूं, ये जो मेरा पेपर था मेरे पास, इसको मैंने अलग अलग मतलब क्वेश्चन में ब्रेक कर दिया पूरा, बकायदा ऊपर लिख करके, मैक्सिमम मार्क्स 80, सेक्शन 1 20 नंबर का है। तो देखो ये जो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है आप लोगों को, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ एनी, एनी लिख दिया इन लोगों ने, ठीक है। एनी आप ऐसी नॉर्मल सर्च करो, फार्मास्यूटिक्स के हिसाब से एनी आपको ढूंढना है। तो फार्मास्यूटिक्स के हिसाब से जो एनी का जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो है नैनो इमल्सन, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर एक्चुअली है 7, ठीक है, नॉट 1, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। नाउ 4th एडिशन ऑफ आईपी। अच्छा, जो बातें मैं देखो, मैं फिर कह रहा हूं, जो बातें मैं यहां बताता चलूंगा उसको आपको ध्यान में रखना है। 4th एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर, यानी कि यहां से एक और चीज क्या क्लियर होगी, आपको इंडियन फार्माकोपिया के सभी एडिशन ईयर वाइज याद रखने हैं। मार्क कर लो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। यहां पर 4th पूछ लिया, अगली बार 5th पूछ सकता है, 1st पूछ सकता है, लेटेस्ट पूछ सकता है। लेटेस्ट कोई कमेंट करके बताएगा लेटेस्ट कौन सा है? चलो लेटेस्ट कमेंट करो, देखते हैं। खैर इसमें भी अभी क्वेश्चन भी आएगा, उसमें मैं बता ही दूंगा, तब तक कमेंट करो कि लेटेस्ट एडिशन आज की डेट से मैं पूछ रहा हूं वो कौन सा है। तो 4th कब आया था? 1996 में आया था। तो यहां से केवल आपको 4th एडिशन ही याद नहीं करना है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं पेपर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, साथ में यही बताते जा रहा हूं कि और एक्स्ट्रा क्या पढ़ लें आप। सारे एडिशन ईयर वाइज याद कर ले। सॉलिड रिटेन्ड ऑन फिल्टर मीडियम, ये दो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सॉलिड रेसिड्यू विच रिमेन आफ्टर एक्सट्रैक्शन, ये दोनों क्वेश्चन बच्चे एकदम पढ़ के दिमाग से वो जाता है कि सॉलिड ही बच रहा है फिल्टर करके, एक्सट्रैक्शन करके, तो बच्चा ऐसा लगता है छन्ने के बाद एक ही तो चीज बची है, आंसर सेम होना चाहिए, गलत। एक वर्ड यहां ध्यान दो, सॉलिड रिटेन्ड ऑन द फिल्टर मीडियम, यानी कि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, और यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, निचोड़ेंगे। जब फिल्टर करते हैं तो जो बचता है उसे फिल्टर केक या रेसिड्यू बोल सकते हैं, और यहां पर जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क बोलते हैं, ठीक है। डिटेलिंग पे नहीं जा रहे तो थोड़ा जो क्वेश्चन के हिसाब से पता चल रहा हूं मैं, बिल्कुल ध्यान देना इस चीज का, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन पे स्टार मार लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आप लोग बच्चे मैक्सिमम गलती करके आए थे उस समय, ठीक है ना। दोनों ही फिल्टर जैसे लग रहे हैं, बच्चों को लगा कि क्या सेम आंसर है, होना चाहिए। ये तो गलत क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन गलत नहीं था, कौन से चैप्टर से है वो चैप्टर डाला हुआ है। कंसंट्रेशन ऑफ सक्रोज इन सिरप एज पर यूएसपी, बहुत पूछा जाता है, इसके आगे तो आईएमपी डाल लो, बहुत रिपीट होता है ये, ठीक है। इसमें एक यूएसपी का है, एक आईपी का, दो है, दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो देखो यहां मैंने बोला सारे एक्स्ट्रा, यानी कि यहां पे कुछ एक्स्ट्रा याद करने के लिए बोला मैंने, यहां पे कुछ एक्स्ट्रा याद करने के लिए बोला मैंने, क्या बोला, ये यूएसपी का है, आपको आईपी और बीपी वाला भी याद कर लेना है, साथ में पूछा जाता है, यानी कि ये एक्स्ट्रा हो गया। जिन बच्चों ने थॉरो स्टडी कर रखी है उनको समझ में आ रहा होगा, जिन लोगों ने नहीं याद कर रखी वो लोग चैप्टर नंबर 5 में जाएंगे, सिरप वाला पार्ट निकालेंगे, नोट्स में देख लेंगे। चाहे मेरा यूट्यूब वाला नोट्स ले लो, चाहे आप लाइव क्लास वाला नोट्स ले लो, दोनों जगह अवेलेबल है। लाइव क्लास में थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, लाइव क्लास में इसी तरह क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैंने चीजों को तोड़ दिया है, ठीक है ना। तो परेशान ना हो, जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं वो बकायदा नोट्स से बिल्कुल चिपके रहना है। इन पैसिव इम्यूनाइजेशन रेडीमेड डैश आर गिवन टू प्रोवाइड टेम्परेरी प्रोटेक्शन, तो रेडीमेड क्या दिया जाता है, एंटीबॉडी दी जाती है इम्यूनाइजेशन में। तो अब यहां पर अगर आप इम्यूनाइजेशन पैसिव वर्ड क्लियर है तो ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा
क्वेश्चन बच्चों को परेशान कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इम्यूनाइजेशन वगैरह वर्ड है उसमें 5th चैप्टर में आता है हमारे पास, उसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को लेकर के आते हैं, लेकिन कई बार टर्म बच्चा मिस कर जाता है। बट पता होना चाहिए नॉर्मल शायद उसमें भी हमारे पास क्या कहते हैं सोशल फार्मेसी में भी है और HAP में भी आता है। पैकेजिंग विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद डोजेज फॉर्म। 3 तरह की पैकेजिंग होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो जो डायरेक्ट टच में होती है वो कौन सी होती है? प्राइमरी होती है। एक्सीपिएंट विच इज यूज्ड टू इनहेंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। अब देखो एक्सीपिएंट, आपको एक्सीपिएंट सारे याद होने चाहिए, 12, 13, 14, 15 एक्सीपिएंट है ले दे करके, वो पूरे आपको याद होने चाहिए। एक्स्ट्रा में बता दिया मैंने यहाँ पर कौन सा एक्सीपिएंट क्या काम करता है, नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है ना। विच इज यूज्ड टू इनहेंस द सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे सॉल्युबलाइजर या सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं, अच्छा सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट होगा। अब यहां पर आप एक एक्स्ट्रा काम क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। जब ये क्वेश्चन आप शुरुआत में अटेम्प्ट कर रहे होंगे और आपने नाम लिखकर एक एग्जाम्पल दे दिया, यही टीचर का दिमाग क्लिक कर जाएगा कि बच्चे की नॉलेज गुड है। ये फर्क पड़ता है एग्जाम्पल देने का। नहीं याद है तब भी चलेगा, नंबर 1 पूरा मिलेगा, बट टीचर के ऊपर इंप्रेशन यहां से पढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर देखो एक्स्ट्रा मतलब डैश नंबर कैप्सूल हैज लार्जेस्ट साइज। जो कैप्सूल के साइज है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट तो पता ही होना चाहिए। लार्जेस्ट का क्या है? 000 होता है। और ये अलग से क्वेश्चन भी आता है, अलग से क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, ठीक है, साइज ऑफ कैप्सूल के ऊपर, तो याद कर लो। पैराबेन आर कॉमनली यूज्ड एज। अब अगर आप चैप्टर नंबर 3 में प्रिजर्वेटिव्स पढ़ रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स, और उसमें अगर आपने पैराबेन नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। फिर बिल्कुल आंख बंद करके आंसर डालना है, पैराबेन क्या है, प्रिजर्वेटिव्स में एक एग्जांपल दे दिया, मिथाइल पैराबेन। ठीक है, क्लियर है बातें। अगेन इसको एक्स्ट्रा में डाल दूंगा, ग्लास के टाइप्स आपको डिटेल में पता ही होना चाहिए। देखो ये चीज जो मैं एक्स्ट्रा में डालता जा रहा हूं ना, ये इसका मतलब ये है कि यहां पर तो उस ग्लास के टाइप में से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन ग्लास के टाइप डिटेल से पता होना चाहिए। ग्लास के टाइप को लेकर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 3-3 नंबर 5-5 नंबर में, पता ही होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पीवाईक्यू केवल मैं पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करा रहा, मैं पीवाईक्यू के साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीजें बता दे रहा हूं वो आप करके चले जाओगे, अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। यानी कि पीवाईक्यू तो करोगे, उसके साथ जो थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा बताता चलूंगा मैं, वो करते जाओ, मैटर सॉल्व। जिन बच्चों को लगे कि बहुत धीमा चल रहा है, फास्ट फॉरवर्ड का बटन आता है, उसको फास्ट फॉरवर्ड करें और वीडियो को तेज बढ़ाते चले, ठीक है। ओके, तो कह रहा है ग्लास टाइप 1। बोरोसिलिकेट क्या होते हैं हम सबको पता है, टाइप 1 ग्लास होते हैं जो सबसे अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं, जो कि केमिकली रेजिस्टेंट यानी इनर्ट होते हैं, रिएक्ट वगैरह नहीं करते हैं, और पेरेंटल प्रिपरेशन। अब यहां पर क्वेश्चन एक और तरीके से एक स्टेट में पूछा गया, मेरे को याद है, कि बताओ पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए कौन सा ग्लास इस्तेमाल होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो टाइप 1। उल्टा सवाल भी आया हुआ है, ठीक है। ओके, एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स कंटेन। एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स के अंदर हम लोग क्या एसिड वगैरह, एक एसिड होता है, इससे आगे जाके बुलबुले आते हैं, और यहां बोल रहा है नॉट कंटेन। तो इसके लिए अगर सारे एग्जांपल्स जो कि नोट्स में मैंने मेंशन किए हो याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है समझ लो ऑक्जेलिक एसिड नहीं होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ गया, देखो अब ये जो फ्रीजिंग पॉइंट वाला सवाल है, ये बच्चा बड़ा उस समय कंफ्यूज था जब ये क्वेश्चन आया था कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड टीयर। तो अगर एक नॉर्मल सी बात आप समझेंगे, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, क्लास 12th में एक कॉन्सेप्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि प्योर वाटर। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं मैं, इससे नॉर्मल आपको समझ में आ जाएगा, कई बार और जगह काम में आ सकता है। जो प्योर वाटर होता है वो जो होता है वो 0 डिग्री पर फ्री हो जाता है, और जैसे ही प्योर वाटर में हम लोग कुछ ऐड कर देते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि माइनस में चला जाएगा, -0.2 हो जाए या -0.5 हो जाए या -5 हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, डिक्रीज कर जाता है। दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर ये क्वेश्चन एक ऐसा, अगर आपको डायरेक्ट याद हो अच्छी बात है, लेकिन यहां पे जो ऑप्शंस थे आप बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते थे अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होता। बढ़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं, हट गया, ठीक है। घटेगा, -52 डिग्री बहुत ज्यादा घट गया, पॉसिबल नहीं होता है, घटता है कोई चीज मिलाने से। अच्छा, जो हमारा ब्लड प्लाज्मा और आंसू क्या, उसमें थोड़ा बहुत सॉल्ट मिले हुए ना पानी के अंदर, तो ये भी हट गया। बढ़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं, आंसर ये आ गया। ये मैंने तरीका बताया
एलिमिनेट करने का कि कौन कौन से इसके आंसर नहीं हो सकते हैं। और एमसीक्यू में बेटा एक चीज होती है, या तो आंसर आपको आता है या नहीं आता है, या एक तरीका ये फॉलो करेंगे। ध्यान से फिर से बता रहा हूं, जब भी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आप बहुत ज्यादा उसके पीछे मत पड़िए, या तो आपको उसका आंसर आता है, खड़ाक से लग गया, या नहीं आता है। और नहीं आ रहा है तो आप ये तरीका अपनाइए कि क्या क्या नहीं हो सकते उसके आंसर। और चौथा तरीका, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 100 में लगा धागा, या फिर लगाया टिक। समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तुक्का लगाना इसे कहता हूं मैं। खैर, तुक्का मत लगाइए, जब नहीं आता है तो एक बार आप ये तरीका अपनाइए कौन से चीजें नहीं हो सकती हैं। अब ये CGMP, C स्टैंड फॉर बहुत ही कॉमन है, C का मतलब करंट होता है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। HLB स्केल, इसको मैंने अपने नोट्स में डिस्कस किया हुआ है। अब देखो ये जो HLB स्केल आ गया ना, ये नॉर्मली बच्चा कह रहा है सर ये तो पढ़ाई नहीं की गई है, जबकि HLB स्केल का मैंने एक जगह डिस्कस किया है नोट्स में। ठीक है, तो ऐसा होता है, रैंडम कुछ चीजें आ जाती है जो कि मतलब इमल्सन के लिए था, और उसमें HLB स्केल का जिक्र होने का कोई वजह नहीं है। डायरेक्ट हमारे जो सिलेबस दे दिया गया ना उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए वो नहीं बोला गया है। कई बार चीजें बड़ा डीप पूछ ली जा रही हैं, ठीक है ना। तो देखो ये फॉल्स है, HLB स्केल यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट नहीं। HLB स्केल का हम लोग यूज करते हैं इमल्सिफिकेशन एजेंट को समझने के लिए, यानी कि HLB का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस। इसके लिए जो न्यूमेरिकल सिस्टम, इसमें वैल्यू होती है 0 से 10 या 20 के बीच में, जिसमें कि हम लोग इमल्सिफिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ सर्फेक्टेंट, जो उसमें हम मिला रहे हैं उसकी इमल्सिफिकेशन प्रॉपर्टीज, जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है उसको मेजर करते हैं कि वो कितना वाटर लविंग है, कितना ऑयल लविंग है। ठीक है, दोनों होता है ना वो, तो क्योंकि ऑयल और वाटर दोनों को से कंबाइन करवाना होता है इमल्सिफाइंग एजेंट को। ठीक है ना, तो HLB स्केल किसके लिए होती है, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेंगे, एक बार आया बार बार आ सकता है। ठीक है उसका फुल फॉर्म भी याद कर लेंगे और किसके लिए होता है वो भी याद कर लेंगे। ठीक है, 16 इज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, इसका भी मैंने जिक्र किया हुआ है अपने नोट्स के अंदर। ठीक है, और ये ही सब चीजें कई बार जो जिक्र हुए हैं उसके ऊपर मेरे को कई बार कमेंट्स मिले हैं, सर आपने बड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है। तो बेटा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा दिया, ये कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स हैं, टर्म्स ही समझाए हैं मैंने उसके अंदर कि पता होना चाहिए ये कि ये क्या चीज है। वो चीज पढ़ रहे हो उसके उस टॉपिक के अंदर, जैसे ऑइंटमेंट पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, एटलीस्ट उसके बारे में बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने वो सब चीजें कराई हैं। ठीक है, जब आप ऑइंटमेंट को एक्सप्लेन करोगे तो मत लिखो डिस्प्लेसमेंट को, लेकिन पूछा जा सकता है, देखो पूछ लिया गया। ठीक है, ये ट्रू है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू किसके लिए होती है, ऑइंटमेंट के लिए होती है। ये क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ ड्रग, कितना ड्रग्स इन ग्राम में डिस्प्लेस करेगा 1 ग्राम ऑफ सपोजिटरी बेस। जब बेस होता है ना, मोल्ड के अंदर हम बेस डालते हैं, जब 1 ग्राम हम वो डालेंगे ड्रग को, तो जो बेस होता है हमारा ऑयल की फॉर्म में है, वो कितना ऑयल को हटा देगा वहां से, क्योंकि भाई मोल्ड के अंदर तो उतना ही बेस आएगा। ठीक है, उसको हम चेक करते हैं। इट इज क्रिटिकल फॉर कैलकुलेटिंग द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ बेस नीडेड टू प्रिपेयर मेडिकेटेड सपोजिटरी। तो कितना हम लें, क्योंकि हमको उसके अंदर हमें अपना ड्रग भी डालना है, तो कितना बेस ले ले और कि उतना हमारा वो पड़ जाएगा, बेस के अंदर वो ड्रग पड़ जाएगा, जिससे कि जब हम उसको मोल्ड सांचे में डालेंगे तो कम या ज्यादा वो नहीं होगा फिर। ठीक है, लोशंस आर अप्लाइड ऑन स्किन विद फ्रिक्शन, तो क्या ये बात सच है? आंसर बिल्कुल सही है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये पूछा भी जाता है, क्या भैया लोशन को फ्रिक्शन करके लगाया जाता है? तो आंसर है यस। क्यों लगाया जाता है, क्यों फ्रिक्शन किया जा रहा है, व्हाई? अगली बार हो सकता है क्वेश्चन ये आ जाए व्हाई। ठीक है, तो वाई का आंसर भी नोट्स में अवेलेबल है, मैंने यहां पे भी दे दिया है। टू इनहेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जिससे कि जब हम फ्रिक्शन कर देते हैं ना उसको, तो यहां पर क्या होता है, रगड़ से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन यहां बढ़ेगा तो ज्यादा ब्लड आएगा, तो जो दवा ऊपर है वो ज्यादा मात्रा में जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है ना, इनटू द स्किन एंड टू बूस्ट लोकलाइज्ड ब्लड सर्कुलेशन। जिस एरिया में रगड़ेंगे वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है ना। ऐसे रगड़ो तो हीट होता है ना, हीट क्यों हो रहा है, वो ब्लड का सर्कुलेशन भी वहां पे बढ़ रहा है। ठीक है, स्पीड ऑफ फाइब्रिलेटर इज 100 रिवोल्यूशन पर मिनट। अब जब आप ये टैबलेट का वो पढ़ते हो क्या कहते हैं उसका, एवोल्यूशन टेस्ट में हमने उन्हें पढ़ रखा डिटेल में, तो अब यहां पर या तो आता है या नहीं आता, यहां पे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक मशीन है। तो कितने मिनट पर मिनट हमें घुमाना है, तो 25 रिवोल्यूशन पर मिनट घुमाते हैं हम लोग रॉचले फाइब्रिलेटर को। ये पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता, इसमें आंसर नहीं कर सकते कुछ भी हम। ठीक है ना, फ्रीज ड्राइंग इज आल्सो कॉल्ड एज लाइफिलाइजेशन, बिल्कुल सच है ये। ठीक है, बताया भी था इसका, ट्रू है ये। नंबर ऑफ मैशेस इन 2.54 इंचेस पैरेलल टू ईच डायरेक्शन इज कॉल्ड सीव नंबर। ये बच्चा थोड़ा सा लैंग्वेज समझने में बड़ा परेशान हो गया।
ठीक है, वो कह रहा है कि जैसे जो हमारी छलनी होती है ना, ये हमारी छलनी है, तो 2.54 इंच पैरेलल, यानी कि मैं बताता हूं इसको, आप 2.54 ऐसे गए, ठीक है ना, इन ईच डायरेक्शन, और 2.54 ऐसे गए, ऐसे और ऐसे। तो इसके बीच में जितने भी सीव हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट कर लिए जाते हैं, उसी को हम उसका सीव नंबर बोलते हैं। भाई बड़े बड़े होंगे तो सीव नंबर कम होंगे, छोटे छोटे होंगे तो सीव नंबर ज्यादा होंगे। तो आंसर क्या है, ये ट्रू हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर हुए एमसीक्यू। अब सेक्शन बी, डिटेल में समझाता हुआ चल रहा हूं, सबके आंसर्स भी यहां अवेलेबल है। पीडीएफ के लिए आपको फिर कहां जाना पड़ेगा, ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और जिनको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, स्लो लग रहा हो, वो लोग फास्ट फॉरवर्ड करके इसको फटाफट देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिफाइन फार्माकोपिया। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन 3 नंबर का, जैसे मैंने कहा तो बच्चा कंफ्यूज है, सर कितना पेज भरे। अरे भाई क्यों पेज भरोगे, डिफाइन बोला, ये आपका 1 नंबर का है, खत्म कहानी। नेम द एडिशन ऑफ आईपी पब्लिश्ड, नेम द एडिशन, कौन सा एडिशन कब पब्लिश हुआ है, सो फार, अब तक, विद ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और उसका ईयर दे दो। और ये हो गया आपका 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स के लिए आप क्या करोगे, पेज भरोगे। यहां पे तो सिंपल टेबल बनानी है, पेज भरने का सवाल ही नहीं है, समझो इस बात को। ठीक है, अब देखो यहां पर बच्चा एक गलती कर देगा, जैसे मैंने कहा, अभी आपसे पूछ लिया था लेटेस्ट बताओ, तो 2026 में 10th एडिशन पब्लिश हो चुका है। वो लीगल तौर पे शायद जून जुलाई पे अप्लाई हो जाएगा, बट पब्लिश कर दिया गया है। ठीक है, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा सर, उनके द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, पब्लिश कर दिया गया है। अब बच्चे लोग कहां तक पढ़ के गए होंगे, 9th तक, कुछ बच्चे लोग 8th तक ही पढ़ के जाते हैं, लेटेस्ट का पता ही नहीं होता है। और मैं हमेशा जब पढ़ाया तो हमेशा बोला है मैंने कि जब भी आप जाओगे एग्जाम के लिए तो एक बार सर्च जरूर कर लेना, क्या कोई लेटेस्ट एडिशन तो नहीं आ गया। इवन आईपी का देख लिया है, यूएसपी का और बीपी का भी देख के जाएंगे लेटेस्ट एडिशन। क्लियर, चलिए, तो यहां पर आपको क्या याद रखना, मैंने पहले भी कहा था, एडिशन टोटल कितने हैं, 10, कौन कौन सी ईयर में आए हैं वो। ठीक है, कितने वॉल्यूम, देखो ये सारे इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम यहां पूछा नहीं गया है, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको केवल ये एडिशन और ईयर देने हैं, ये कुछ भी नहीं देने हैं। लेकिन एक्स्ट्रा मैं बोलूं क्या चीज पूछी जा सकती है, और तो उसमें बकायदा वॉल्यूम पूछ सकते हैं, चेयरमैन कौन है वो पूछ सकते हैं, फीचर्स में जनरली मोनोग्राफ पूछ सकते हैं। तो मोनोग्राफ सबका याद ना रखो, कोई बात नहीं, पहले में कितने मोनोग्राफ थे और लेटेस्ट में अभी कितने मोनोग्राफ है, ये पक्का याद रखिएगा। ठीक है ना, तो आप इसको जैसे 19 करके याद रखने में अगर आपको दिक्कत आती है तो यहां से आप क्या याद कर रखेंगे, इस तरीके से याद हो जाएगा आपको इजीली। 55, 66, 85, 96, ठीक है ना। तो ये इस तरह से 4 याद किए, 66 के बाद क्या होना चाहिए यहाँ पर 86 होता तो और आसान रहता। खैर कोई बात नहीं, तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस बनाना है आपको, क्या बनाना है, सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, फिर 7, 10, 14, 18, 22 और 26। यहां से अगर आप देखोगे 10 के बाद 4 साल का गैप है, 10, 4, 14, 4, 18, 4, 22, 4, 26। तो ईयर को आप कुछ इस तरीके से याद कर लेंगे, तरीका बता रहा हूं मैं। ठीक है, वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम कैसे याद कर लोगे। ठीक है, ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, यानी कि 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, और 3 के बाद फिर सारे 4 हैं। तो सिंपल होगी कहानी, 1, 2 यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, आगे के सारे क्या हैं, 4 हैं, वॉल्यूम याद हो गए। ये थोड़े से आपको नेम याद रखने पड़ेंगे। नेम कुछ भी नाम याद ना रखो तो पहले वाले का और लास्ट वाले का नाम जरूर याद रखो, चेयरमैन कौन है। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईपी बीपी मतलब बीपी और यूएसपी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा आईपी है, ये बहुत पूछा जाता है। क्लियर है। तो ये जो हम पीवाई को डिस्कस कर रहे हैं यहां पर ऐसे ही नहीं कि मैंने बोल दिया हाँ ये पढ़ लेना ये पढ़ लेना, चीजें जिस हिसाब से बता रहा हूं मैं उसको ध्यान से देखेंगे। अब
आप लोग बताइए इसमें कितना पेज भरना था? कोई पेज नहीं भरना था। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द टाइप्स एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। अब देखो यहां पर आपको सिंपल, जैसे मैंने कहा पैकेजिंग मटेरियल, तो सबसे पहले तो आप डिफाइन करेंगे पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है। तो पैकेजिंग मटेरियल, उसकी डेफिनेशन देंगे कि भाई पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल होता है जो कि हमें, जिसके अंदर अपनी मेडिसिन रखते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है, डिलीवर करता है, इंफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर, ये तमाम जो उसकी डेफिनेशन है वो आप दे देंगे वहां पर। ठीक है, फिर आता है हमारे पास टाइप्स एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। टाइप की बात करें, आप देखो ये क्वेश्चन हमारे पास 3 नंबर का है। डेफिनेशन बोली नहीं गई थी, लेकिन इन केस जैसे मान लो कोई बच्चा ऐसा नहीं पढ़ के गया चैप्टर, बस हल्की डेफिनेशन आती है, तो अगर आप डेफिनेशन भी लिख देंगे तो यहां आपको टीचर 1 मार्क्स देने के लिए मजबूर है। ठीक है, डेफिनेशन दे दी, अब आप लिखेंगे टाइप्स। टाइप्स में आप सिंपल अगर लिख दिया ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, रबड़, गए काम से आप। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हमको कम से कम ये मान के चलो कि टाइप हमारा 1.5 नंबर का है और सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारा 1.5 नंबर का है। तो 1.5 नंबर के हिसाब से पेज नहीं भरना है। ठीक है ना, कि आप लगे पेज भरने। ग्लास है, उसका बेसिक टाइप 1 2 3 4 टाइप होती हैं, बेसिक बता दिया। टाइप 1 बोरोसिलिकेट होते हैं, थोड़ी प्रॉपर्टी बताई, बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, पेरेंटल के लिए यूज होते हैं। ठीक है, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज 2 3 वर्ड में आपको पॉइंट में याद हो वो देनी है। फिर से मैं बता रहा हूं, अभी तक आपने देखा होगा मैंने कोई क्वेश्चन पैराग्राफ में, कहानी में नहीं लिखा है, पॉइंट्स में लिखा है। आंसर आपको पॉइंट्स में करने हैं। किस में करने हैं? पॉइंट्स में करने हैं। ठीक है, एक एडवांटेज दे दिया, एक डिसएडवांटेज दे दिया, खत्म। इसी तरह प्लास्टिक, ठीक है, उसके जो कौन कौन से यूज होते हैं, किस किस रूप में, बोटल्स है, ब्लिस्टर पैक्स है, पाउचेस है, कंटेनर है। एक एडवांटेज 1 या 2 जो भी है, डिसएडवांटेज 1 या 2 जो भी है। ठीक है, कि भाई लाइट वेट होते हैं, शटर प्रूफ, टूटते नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है? परमिएबल टू मॉइस्चर गैसेस, इसके अंदर मॉइस्चर गैसेस घुस सकती हैं। लीचिंग, दवा चली जाती है, प्लास्टिक के अंदर घुस जाती है। फिर मेटल्स आ जाएंगे। मेटल में एल्युमिनियम, टिन प्लेट, स्टेनलेस स्टील, किस किस में यूज है वो इसमें हल्का हल्का दे रखा है। इसी तरीके से देना है, बस ज्यादा नहीं। ठीक है, कुछ 1.5 नंबर में है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फिर रबड़ आ जाएगा, रबड़ के जो यूज होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ रबड़ दे दोगे, नेचुरल रबड़, सिंथेटिक रबड़, एक 2 लाइन में इसके एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर दोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जैसे सिंथेटिक रबड़ में 1 2 3 4 बोले हैं मैंने, तो आप चारों मत दो, 1 या 2 दे दो, बाकी चारों का नाम लिख दो, किसी एक को थोड़ा सा बता दो। एक क्लियर? 1.5 मार्क्स का है केवल। 1.5 मार्क्स में आपने एक लिख के दे दिया, हो गया बस। ठीक है ना? अच्छा, इसमें एक चीज मिस हो गई हमें लग रहा है, चलिए कोई नहीं, उसको आप नोट से देख लेंगे। हमें लग रहा है मैं यहाँ उसको लिखना भूल गया, सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे आंसर लिखना भूल गया हूं मैं, नोट्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख लेंगे। तो 1.5 नंबर के हिसाब से आपने जो टाइप्स देख लिया है, ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया लिखना मिस कर दिया है मैं, कोई बात नहीं, इसको मैं एडिट करके जब अपडेट करूंगा तो वहां पर आ जाएगा ये। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया 1.5 नंबर का है, आप गिनती के 6 पॉइंट देंगे बस, इनफ। किसी को ज्यादा पॉइंट याद है तो आप लिखिए 7 8 10 पॉइंट, ये 6 पॉइंट मिनिमम देने हैं आपको कम से कम। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? हम दवा के हिसाब से चूज करेंगे, हम कौन सी दवा उसको भर रहे हैं उसके हिसाब से चूज करेंगे। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसके हिसाब से देखते हुए, पेरेंटल प्रोडक्ट है तो ग्लास टाइप 1 का यूज करेंगे। तो इस टाइप से जो सिलेक्शन क्राइटेरिया मेंशन कर रखे हैं नोट्स के अंदर मैंने 8-10, उसमें से आप यहां मिनिमम 6 पॉइंट पक्का देंगे। पॉइंट से हमें याद आया, अगर आप डायरेक्ट मान लो 3 नंबर का सवाल होता है ये कि भाई सिलेक्शन क्राइटेरिया बताओ, अगर ये 3 नंबर का सवाल होता कि सिलेक्शन क्राइटेरिया बताओ, फिर बता दूं मैं, और यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, 3 नंबर के सवाल में आपको 6 पॉइंट देने हैं, 1 पॉइंट आधा नंबर। सिंपल सी बात, जब भी आप कोई पॉइंट लिखो किसी को लेके, एडवांटेज में, डिसएडवांटेज में, सिलेक्शन क्राइटेरिया में, किसी भी चीज में 1 पॉइंट दिया है तो उसका आधा नंबर ही मिलेगा, दिमाग में सेट कर लो। क्लियर? चले आगे। ओके, डिफाइन एंड क्लासिफाई प्रिजर्वेटिव, ये सिंपल क्वेश्चन था। डेफिनेशन आपका 1 नंबर का और क्लासिफिकेशन आपका 2 नंबर का। अगेन पेज नहीं भरना है, डेफिनेशन दे दो। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में डाले जाते हैं जिससे कि ग्रोथ वगैरह जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नहीं होती है। क्यों? 1-2 साल, मतलब 2 साल एक्सपायरी है,
2 साल के बीच में अगर कोई बैक्टीरिया गलती से अंदर आता है या पहुंचता है तो ये प्रिजर्वेटिव उसको मार डालते हैं। प्रिजर्व हो रहे हैं हमारे, ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स कुछ भी है उसको ग्रो नहीं होने देते, जिससे कि उसकी लाइफ बहुत लंबी हो जाती है। और ये खासकर कहाँ जरूरी होते हैं, मल्टी डोज प्रिपरेशन, जैसे कि सिरप है, बार बार खोलना पड़ता है, पिया फिर बंद किया तो बार बार खुल रहा है वो, वहां प्रिजर्वेटिव जरूरी है। कई बार ऐसे होता है सिंगल डोज इंजेक्शन लगा दिया या सिंगल डोज एक ही बार में पूरा सिरप पीना है, तो वहां पर प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सील पैक होता है, तुरंत खोला तुरंत पी गए, खत्म कहानी। तो ये भी एक क्वेश्चन है अच्छा कि मल्टी डोज प्रिपरेशन जो होती हैं वहां पर आपको प्रिजर्वेटिव की जरूरत पड़ती है। मार्क माय वर्ड्स, मल्टी डोज प्रिपरेशन में ज्यादातर प्रिजर्वेटिव की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहां क्लासिफिकेशन है, तो कई सारी बुक्स में अलग अलग टाइप के दे रखा है, हमने यहाँ पे उसे क्लास के हिसाब से कर दिया। पैराबीन्स, ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल, क्वाटरनरी, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। पैराबीन्स, उसके एग्जाम्पल्स, कहाँ यूज हो रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, इतना लिख देंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये इनकी क्लासेस हैं, अलग अलग टाइप से अलग अलग जगह दे रखा है। तो फिलहाल क्लासेस के हिसाब से यहाँ पे क्लासिफाई किया हुआ है कि ये पैराबीन्स हैं, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड हो गए, अल्कोहल, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, मर्क्यूरियल कंपाउंड, फिनोलिक कंपाउंड और चिलेटिंग एजेंट, EDTA, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है ये, और कुछ अदर है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, नाम देना है, एग्जाम्पल देना है, नाम और एग्जाम्पल भी दोगे ना एक बार को आंसर सही हो जाएगा। फिर वो किसके ऊपर इफेक्टिव है वो भी एक बार दे दोगे तो और अच्छी बात है। किस प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ओरल लिक्विड में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रीम लोशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक एक दे दो, ठीक है। लिखने का तरीका समझ में आ रहा है। चार्ट बना सकते हो, चार्ट नहीं बनाना है तो फर्स्ट दिया क्या, पैराबीन्स लिखा, ठीक है, उसमें एग्जाम्पल दिया और उसका यूज दे दिया, यूज में कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, खत्म, पर्याप्त है। इस तरीके दे सकते हो, इस तरह चार्ट बना के दे सकते हो। चॉइस चार्ट में थोड़ा सा दिक्कत आता है, टेबल में चार्ट नहीं, सॉरी टेबल में आप वैसा नॉर्मल लिख सकते हो, ठीक है। कहाँ पेज भरेगा बताओ, 3 नंबर में 3 पन्ने, बच्चे कहते हैं सर 3 पन्ने भरने, क्यों भरने भाई 3 पन्ने, 3 भरने लायक क्वेश्चन ही नहीं है वो। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ओके। तो लेक्चर धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है, लेकिन हाँ समझ लो जो बच्चों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ये एक क्वेश्चन ना बड़ा अच्छा नहीं कहना चाहिए, बच्चा बड़ा कंफ्यूज था इसमें। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, और ये जो था मेरे नोट्स के अंदर बकायदा मैंने एक हेडिंग डाल के लिखी हुई थी, मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, और नोट्स में ये वाला मेरा चार्ट बना हुआ था। अब मैकेनिज्म में बच्चा बहुत कंफ्यूज, कुछ बच्चे हैमर मिल, कुछ बॉल मिल, वो सब बना बनू करके आ गए। यहां मैकेनिज्म्स ऑफ साइज रिडक्शन पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन था, और मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था एक तरह से कह सकते हैं ये। और यहाँ इस क्वेश्चन में बच्चों को आंसर नहीं मिले, बच्चों को लगा हम तो पूरा लिख के आए, एक बॉल मिल बना के आ गए, कोई हैमर मिल बना के आ गया, लेकिन उससे आंसर से नहीं मिलने वाला, उसमें एक नंबर मिला होगा बच्चों को। ऐसा क्यों हुआ, देखो मैकेनिज्म बोल रहा है वो, ठीक है। और अगर आप मेरे नोट्स देखोगे उसमें बकायदा मैंने मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन करके ये चार्ट बनाया हुआ था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब देखो मैकेनिज्म समझो बेटा, कटिंग, कंप्रेशन, इंपैक्ट, एट्रिशन, इंपैक्ट एंड एट्रिशन, ये मैकेनिज्म है। अब ये किन मशीन के द्वारा हो रहा है वो एक अलग बात हो गई, वो कितने साइज में तोड़ देगी ये भी एक अलग बात होगी। मैकेनिज्म थी, ये मैकेनिज्म थे, 5 मैकेनिज्म थे, 6 मैकेनिज्म आपको यहाँ एक्सप्लेन करने थे बस, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, थोड़ा सा बताओगे, साइज रिडक्शन को एक्सप्लेन करोगे कि भाई साइज रिडक्शन एक यूनिट ऑपरेशन है। लिखने का तरीका देखो, जो चीज है उसको पहले थोड़ा बताना है, उसे थोड़ा डिफाइन करना है पहले, डायरेक्ट कर नहीं क्वेश्चन के आंसर करने, और वहां पे गलती करता है बच्चा, ठीक है। आपने देखा होगा मैंने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उसमें हमेशा डेफिनेशन से स्टार्ट किया है, कहीं कोई मिस कर दिया होगा तो अलग बात है, वरना हमेशा आपको डेफिनेशन देनी है स्टार्टिंग में। थोड़ा सा जिस पॉइंट के बाद मैकेनिज्म जिसके बारे में पूछ रहा है उसको थोड़ा सा बताना है, यूनिट ऑपरेशन की डेफिनेशन देनी है। अब यूनिट ऑपरेशन की डेफिनेशन दे देंगे आप क्या होता है, ठीक है, एक सिंगल स्टेप प्रोसेस होती है, जैसे ड्राइंग या फिल्ट्रेशन है, ठीक है, ड्राइंग, मिक्सिंग या मीलिंग जो भी है। और फिर आप साइज रिडक्शन की डेफिनेशन दे दोगे। साइज रिडक्शन में क्या होता है, हम लोग उसको तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में बदल देते हैं, ठीक है। मैं पूरा लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। साइज रिडक्शन आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन और मिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड पार्टिकल इनटू स्मॉलर पार्टिकल, ठीक है। बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ना है। अगर दिमाग में सेट है तो उसको आप अपनी खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा केवल इसलिए है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करते हैं तो उनको रेडीमेड आंसर्स मिल जाएंगे,
ध्यान रखना। बिल्कुल आपको ऐसा छापने की जरूरत नहीं है, आपको केवल यहां से क्या पकड़ना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, क्या लिखना है स्टार्टिंग में, अंदर की डेफिनेशन अगर आपको अपने हिसाब से याद है तो आप बिल्कुल वो लिखिए। आप बिल्कुल किसी बुक का, किसी टीचर का या मेरा छापने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपके दिमाग में जो सेट है उसके हिसाब से मीनिंग सही निकलना चाहिए। क्या सही निकलना चाहिए? मीनिंग सही निकलना चाहिए। ठीक है, अब ये रहा मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म क्योंकि भाई 3 नंबर का है, तो अगर आप ये चार्ट ऐसा बना देंगे तो नो डाउट अगर आप इतना लिख के आते ना चार्ट तक, तो टीचर आपको कोई 1.5 नंबर तक और 2 नंबर तक दे देगा, बिल्कुल दे देगा ये। लेकिन जहां आप थोड़ा सा कटिंग को, कंप्रेशन को, जितने इसके अंदर है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे और अच्छी बात है। कटिंग क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर शार्प कटिंग होती है, ब्लेड्स वगैरह जो रहते हैं, कैसे काम करता है, मटेरियल स्लाइड्स काटे जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में, उसमें ब्लेड्स वगैरह होते हैं, कौन सा इक्विपमेंट होता है, कटर मिल, नाइफ मिल होता है, एग्जांपल कटिंग ऑफ ड्राइड लीव्स, जैसे पत्तों को काटा जाता है। तो इस तरीके से आप कटिंग के अंदर, या बेशक कटिंग को डिफाइन कर दो सॉरी, एग्जाम्पल दे दो इस तरह। कंप्रेशन यानी कि क्रशिंग, क्रश कर रहे हैं, प्रेशर लगा लगा के, यहाँ पर हमारा रोलर मिल आता है जो कि हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, शुगर क्रिस्टल को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पीस रहे हैं। इम्पैक्ट, जो गिरता है हथौड़ा सा इम्पैक्ट करते हैं, इसके अंदर हमारा हैमर मिल आ जाता है, ये हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। तो इम्पैक्ट हो गया, ये हो गया, इसको तो आप एक एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं ना। सडन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अचानक से फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल जो क्रूड ड्रग्स होते हैं उसको हम लोग ग्राइंड करते हैं। तो ये आपको पॉइंट क्या देने हैं वो बात समझ में आ रही होगी। एट्रिशन, घर्षण, रबिंग या फ्रिक्शन। ठीक है, इसके लिए हम लोग बॉल मिल का इस्तेमाल करते हैं, पूरा पढ़ रखा है, तो ये एट्रिशन आ गया। तो ये मैकेनिज्म है, एट्रिशन और ये सब चीज, ये मैकेनिज्म थी। ठीक है, डिफाइन कर दोगे, कैसे काम करता है वो देना, वो दे दो, इक्विपमेंट दे दो, एग्जाम्पल दे दो। देन कंबाइंड, इसमें हैमर मिल है, इम्पैक्ट प्लस एट्रिशन दोनों एक साथ होता है। तो ये 5 मैकेनिज्म जो थे ये आपको देने थे यहाँ पर। जो बच्चे पूरा पूरा एक हैमर मिल या बॉल मिल बना के आ गए थे, उनको लग रहा था कि नंबर पूरे मिलने चाहिए था, क्यों कई बार नंबर नहीं मिलते हैं, ये यहाँ पर एक बड़ी वजह है। आपको क्वेश्चन का आंसर समझना है। और फिर से कह रहा हूं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको आपका पेपर को डिस्कस करवाना है, सॉल्व करवाना है, आप अपना पेपर मेरे को भेजिए। सारे पेपर लाइन से हम लोग अभी पूरा लास्ट में अब यही करेंगे, क्योंकि मई से बच्चों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अब बाकी सारा सिलेबस ऑलमोस्ट पड़ा हुआ है, एक आध चैप्टर को छोड़ के जो थोड़े उस टाइप से थे वो भी आ जाएंगे धीरे धीरे यूट्यूब पे। सारा कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पे भी है, और क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में इसमें लाइव क्लासेस में कवर करवाया जा रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है ना, तो इस तरीके की चीजें चल रही है। कैसे सॉल्व करना है ये मैटर करता है। आपने कितना भी अच्छा पढ़ा हुआ है, आपका प्रेजेंटेशन गड़बड़ हो जाएगा तो नंबर कट जाएंगे। अब क्लासिफाई पाउडर, पाउडर का क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, कोर्स पाउडर, ये आपने पढ़ा, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, रिपीट ही होता रहता है अक्सर ये। अब समझ लो 10/44 का मतलब क्या है। अ पाउडर विच ऑल द पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 10, यानी इससे सारे पार्टिकल निकल जाएंगे, लेकिन जो 44 नंबर उसको नीचे लगा होगा उससे 40% से ज्यादा नहीं निकलेंगे। तो आपको बस याद रख लो 10/44, 22/60, 44/85, ठीक है, देन ओनली 85। ठीक है, यहां पे क्या होगा, ऑल द पार्टिकल पास थ्रू अ सीव नंबर नॉर्मल मैस अपर्चर 180 माइक्रोमीटर या 85, एक 120 है। ऐसे नहीं लिखना है तो आप ये इस तरह टेबल बना सकते हैं। ऑल पार्टिकल जिससे पास हो जाएंगे, ठीक है, 40% जिससे पास हो जाएंगे, खत्म कहानी। अपर्चर साइज याद हो जाए तो और अच्छी बात है। ये टेबल बनाएंगे तब भी 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, और ये कितना आसान है ये। और अगर आप ऐसे लिख के आ रहे हैं तब भी आपको पूरा मिलेगा। अब आप कहोगे सर इसमें पेज, कहां से पेज भरोगे? ये 1 2 3 4 5 6 लाइनों में खत्म है ये। पेज भरने की नौबत ही नहीं है, इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ, आप इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रो जरूर दे सकते हो कि आफ्टर व्हाट, हम लोग जब आफ्टर मीलिंग करने के बाद जो पाउडर्स होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने के बाद उनको अलग अलग साइज के जो पाउडर आते हैं उनकी नेमिंग हम इस तरह से कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आप डिफाइन कर सकते हो आगे। बात समझ में आ रही है? देखो डिटेलिंग कर दे रहा हूं, बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यहां पर मैं बहुत डिटेल में चल रहा हूं। अब जो आगे मतलब हर सब्जेक्ट के हम जो भी आगे करेंगे, हर सब्जेक्ट का जो पहला पेपर होगा डिटेल में चलेगा, उसके बाद फटाफट चीजें चलेंगी जिससे कि आप लोगों की हेल्प ज्यादा हो सके। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ऑफ टैबलेट, ये तो बच्चा उम्मीद नहीं करता कि सर ये तो हेडिंग ही नहीं है, बट हमने करवा रखा है अपने सिलेबस में, तो ये आ गया। यहां पर आप क्या करोगे, टैबलेट क्या होता है डिफाइन कर दोगे पहले।
ठीक है। फिर डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स को मैंने बाकायदा डायग्राम वगैरह दिखा करके बहुत डिटेल में क्या कारण होते हैं, क्या होते हैं वगैरह वगैरह करके काफी डिटेल में दे रखा है। तो आपको अगर वो पूरा डिटेल में लिखना है और याद है तो आप पूरा लिखिए, अदरवाइज आप डिफेक्ट के नाम कैपिंग, लेमिनेशन, पिकिंग, बाइंडिंग, चिपिंग, डबल इंप्रेशन, क्रैकिंग, मॉटलिंग, 8 हैं टोटल। इनको आप डायरेक्ट डिफाइन कर दिए। अच्छा, डिफाइन तभी कर पाएंगे जब आपके दिमाग में इनकी पिक्चर होगी। कैपिंग में क्या होता है, सिंपल बता दूं मैं, जो टैबलेट होती है ना उसके ऊपर की एक परत जो होती है वो उतर जाती है, कैप, ठीक है। लैमिनेशन में क्या होता है, टैबलेट जो होती है वो कई सारी परतों में लेयर बाय लेयर ब्रेक कर जाती है। पिकिंग एंड स्टेकिंग, जो छोटा सा अमाउंट होता है ग्रेनुलेशन मटेरियल का, एडहेर एंड रिमूव फ्रॉम टैबलेट, टैबलेट के ऊपर एक एक्स्ट्रा ग्रेन्यूल चिपक जाता है या ग्रेन्यूल का दाना चिपक के निकल जाता है। बाइंडिंग, अ टैबलेट मटेरियल एडहेयर टू द डाई वॉल, टैबलेट का ऊपर मटेरियल होता है पूरा चिपक जाता है तो निशान से पड़ जाते हैं। चिपिंग, स्मॉल फ्रेगमेंट्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम द एजेस, टैबलेट के किनारों से छोटे छोटे टुकड़े कई बार टूट जाते हैं, दैट इज अ चिपिंग। डबल इंप्रेशन, डुप्लीकेट इम्प्रिंट ऑन टैबलेट सरफेस कॉज्ड बाय फ्री रोटेटिंग पंचेस, 2 बार डबल इम्प्रिंट हो जाता है। क्रैकिंग, विजिबल क्रैक ऑन टैबलेट, टैबलेट के ऊपर कई बार नॉर्मल से क्रैक दिखाई पड़ते हैं। इन सब के डायग्राम यहाँ बड़ा हो जाता है, डायग्राम सारे नोट्स में अवेलेबल है जो करवा रखे हुए हैं, वहां आप देखेंगे। मॉडलिंग में क्या होता है, कलर कलर है ना, धब्बे धब्बे से कलर से दे रहते हैं, मतलब एक समान इवन कलर नहीं दिखाई पड़ता हमें टैबलेट के ऊपर, धब्बे धब्बे से दिखाई पड़ते हैं। तो ये सारे डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। फिर से कर, अब इसमें पेज भरने की जरूरत ही नहीं है, यहां मैंने केवल इतना इसलिए लिखा है क्योंकि इतना ही लिखना है, एक एक लाइन में डिफाइन कर देना है, हो गए 3 नंबर। टैबलेट की डेफिनेशन दी 2 लाइन में और यहां पे बाकी 6 भी दे देंगे आप तब भी पर्याप्त है। तो ये चीज समझनी है कि आंसर में क्या लिखना है क्या लिखना है। और जो बच्चे कहते हैं सर बहुत डिटेल में पढ़ा दिया, अब टैबलेट में ये पूछ लिया गया है, क्या डिफेक्ट पूछ लिया गया है, किसी ने पढ़ के ही नहीं गया कोई बच्चा डिफेक्ट पढ़ गया प्रॉब्लम में। 1 मार्क्स क्वेश्चन में कैपिंग का और लेमिनेशन का क्वेश्चन आया हुआ है 1 मार्क्स में एमसीक्यू में, कुछ स्टेट्स में करेंगे डिस्कस को जैसे जैसे पेपर आते जाएंगे आगे। हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ये तो हर बच्चा पढ़ के जाता है, जो बच्चा पढ़ के नहीं जा रहा है फिर भैया उसकी गलती है, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं पढ़ा है तो आप ये याद कर सकते हो, अगर आपने कुछ याद कर रखा है तो आप उसको अपना याद रखिए। शुरुआत डेफिनेशन करेंगे कैप्सूल की, फिर सीधा टेबल बना दो। अगर टेबल नहीं बनानी है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल उसके 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दे दिए, फिर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल उसके 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दे दिया अलग अलग करके, वो भी चल जाएगा, ठीक है। बट डिफरेंस में ज्यादा अच्छा यही होता है, बाकायदा आराम से बैठ के टेबल बनाइए, ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। यहां पे मैंने करीब करीब 16 पॉइंट दे रखे हैं, कम से कम आपको 6 पॉइंट पक्का याद रखने। तो जो 6 पॉइंट आपको, जैसे कि सिंपल पॉइंट मैं बताऊं याद रखने के पर्पज से, ठीक है। जैसे ये हो गया पहला, इसके बॉडी और कैप दोनों होता है, ये 1 पीस होता है, ठीक है। दूसरा कंपोजिशन की बात करें, इसमें जेलेटिन प्लस वाटर प्लस कलर होता है, इसमें जेलेटिन वाटर प्लस प्लास्टिसाइजर होता है। इसमें प्लास्टिसाइजर ये आपका एमसीक्यू है अच्छा खासा, प्लास्टिसाइजर नहीं होता जो सॉफ्ट रखता है। सेल के मॉइस्चर कंटेंट की बात करें, इसमें लो होता है, इसमें थोड़ा सा हाई होता है। सेल की प्रॉपर्टी रिजिड और ब्रिटल है ना, कैप्सूल थोड़ा हार्ड होता है, और जो याले होते हैं फ्लेक्सिबल, जिसके मल्टीविटामिन कैप्सूल देखोगे चिपचिपे से मतलब पिचकने वाले होते हैं, ठीक है। इस तरह 4 ही हो गए। क्या भर सकते हैं इसके अंदर, केवल सॉलिड, इसके अंदर हम लिक्विड भी भर सकते हैं। फिश ऑयल कैप्सूल देखे होंगे आपने, ठीक है। फिर एडवांटेज वगैरह, प्राइमरी लिमिटेशन, ये कितने हो गए, 5 हो गए। तो इस तरह से आप कोई भी 6 जो आपको इजीली याद हो जाए अपने हिसाब से 6-7 पॉइंट आप कर लीजिए, ओके। डिटेलिंग यहां पे नहीं कर रहा है, एक एक पॉइंट की बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। डिटेलिंग मैंने जो लेक्चर लिए हैं उसमें कर रखी है, आप उसको वहां पे जाके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। देखो कुछ चीजें अगर आपको अलग मिल रही हैं तो वो मैंने लाइव क्लास में करवा रखी थी, तो वो लाइव क्लास के हिसाब से यहां रख दिया। कुछ चीजें आपको थोड़ा सा कंटेंट में वेरिएबिलिटी दिख सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है कंटेंट, ठीक है ना, तो परेशान नहीं होना। अब देखो डिफाइन एलेक्सियर लिनीमेंट इनसफ्लेशन, कायदे में तो डेफिनेशन दे दो, खेल खत्म 3 नंबर में, लेकिन क्योंकि आपका प्रोफेशनल कोर्स है तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। एलेक्सियर को डिफाइन किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी, कुछ टाइप्स अगर छोटी मोटी हैं तो टाइप्स दे दी। अब जाकर के आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, जी हाँ यहां पर ऐसा ही है, भले वो डिफाइन करने के लिए बोल दिया उसने और ऐसा लगता है कि 1-1 नंबर डिफाइन कर दो, बट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। भले ऐसे टाइप्स हैं, टाइप्स में भले आप 1-1 लाइन में डिफाइन कर दो, मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड, खत्म हो गया ये। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी और
डेफिनेशन देनी है, तो थोड़ी सी चीजें एक दो एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी। इसी तरह लिनीमेंट है, डिफाइन कर दिया लिनीमेंट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी, उसकी टाइप्स दे दी, 2 या 3 प्रकार की टाइप्स जो है इसकी। क्लियर? अगर टाइप्स देने का मन नहीं है तो सिंपल आप क्या कर दो, डेफिनेशन दे दो और कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो। इंसफलेशन डिफाइन कर दिया, अब यहाँ पे टाइप्स वगैरह है नहीं तो पर्पस दे दिया भैया, क्यों? क्योंकि जो लोकल एक्शन के लिए होता है, जो बॉडी कैविटीज होती हैं उनमें डायरेक्ट एक्शन करने के लिए होता है, ये वो बता दिया आपने। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चंस को समझना है, क्वेश्चन किस तरह से करना है बहुत कायदे से। और जिन बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है तो बहुत से टर्म्स नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो बेटा थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ये सारे टर्म्स वगैरह डिटेल में एक्सप्लेन कर रखे हैं मैंने अपने नोट्स में, आप उस वाले लेक्चर पे जा सकते हो और वहां पे देख सकते हो। यहाँ पे बाकायदा लिखने का तरीका बता रहा हूँ क्योंकि बच्चा ऑलमोस्ट पढ़ चुका है, वो लिखना कैसे किया। फिर बता रहा हूँ इनसफलेशन जो मेरी डेफिनेशन है आप वो लिख सकते हो, आपने कोई याद कर रखी वो लिख सकते हो, लेकिन कोई भी अनाप शनाप नहीं लिखनी है, ठीक है? ये नहीं कि मनगढ़ंत कुछ भी बनाया और लिख दिया। बात समझ में आ रही है? ये देखो जो मैंने कहा था एक्सिपिएंट, जो मैं अलग से क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक्सिपिएंट हर किसी के एक्सिपिएंट करवाता हूं। बच्चा कहता है सर एक्स्ट्रा नहीं है बेटा, वो राइट एक्सिपिएंट यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ आई ड्रॉप। कायदे में तो मैंने कहा ना वो 10-15 एक्सिपिएंट है, वो याद रख लो, किसी में भी आए छाप दो, ठीक है? हर स्टेट में लेवल अलग अलग है, किसी स्टेट में बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट उठा के पूछ दे रहे हैं, और किसी स्टेट में अलग ही लेवल से जा रहे हैं। तो हम तो हर तरीके से कवर करवा के चल रहे हैं, लेकिन कहां से क्या आ जाएगा नहीं पता। और जो बच्चे आगे जाके जो एग्जिट एग्जाम आएगा आगे जाके, या जो आगे जाके फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें क्वेश्चन कहीं से भी आगे गिरेंगे। यहां से आप आइडिया लगा लो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा। तो एक्सिपिएंट होते क्या है वो डिफाइन कर दोगे आप कि भैया ये नॉन थेरेपेटिक इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, केवल किसके लिए, फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म में डाले जाते हैं जिससे कि उसका प्रॉपर फॉर्मुलेशन हो सके, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सके और मैन्युफैक्चर करने में आसानी हो जाए। सिंपल सी कहानी है। अब एक्सिपिएंट क्या हो, व्हीकल, सॉल्वेंट, प्यूरिफाइड वाटर फॉर इंजेक्शन हो सकता है, प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए होते हैं, बफरिंग एजेंट, पीएच को मेंटेन करने के लिए होते हैं, और उसका एक एक एग्जांपल, ठीक है ना? टोनिसिटी, आंख में, क्योंकि आंख में जो हमारा होता है उसमें टोन यानी कि उसका जो ऑस्मोटिक या ऑस्मोसिस है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है? तो आइसोटोनिक होना चाहिए। उसके लिए क्या यूज करते हैं, विस्कोसिटी इनहांसर, गाढ़ा करने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट कि ऑक्सीजन आकर के हमारे एपीआई को खराब ना कर दे, चिलेटिंग एजेंट, अगर कोई मेटल आयन है एज ए इम्प्योरिटी तो ईडीटी वगैरह उसको बांध करके वो कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, ठीक है? तो यहाँ 7 है, तो टोटल अगर सब मिला के आप पढ़ोगे आप शुरू टैबलेट से लेके सारे, तो करीब 14-15 निकल के आ जाएंगे। वो सारे आप कर लो, बात समझ में आ रही है? लेकिन आप ध्यान रखना उसमें से कौन से किस में लिखने हैं, ये थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, ओके? अब ये और एक सिंपल आ गया, डिफाइन वैक्सीन, डेफिनेशन आपका 1 नंबर का, टाइप्स आपके 2 नंबर के हैं, तो यहां पर आप 4 टाइप्स भी बता दोगे तब भी काम कर जाएगा, अदरवाइज कम से कम 6 टाइप बता दो। डेफिनेशन दे दिया वैक्सीन क्या होते हैं, ठीक है? बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है, बायोलॉजिकल होती है ना, लिविंग थिंग्स को डाल करके बनाई जाती है, इसके अंदर एंटीजेंस डाले जाते हैं और फिर उसको दिया जाता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। ये कुछ एग्जांपल दे दिया। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जो जिंदा अधमरे बैक्टीरिया वायरस को डाल करके बनाई जाती है, ठीक है? देन किल्ड, यहां पर हम लोग जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मार डालते हैं, उनको डाल करके वैक्सीन बना रहे हैं। देन टॉक्साइड क्या होता है, इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन, बैक्टीरिया का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है जो कि बुखार या बीमारी पैदा कर सकता है, उसको डाल करके बनाते हैं। सब यूनिट यानी कि हम लोग कोई पार्ट ले लेते हैं बैक्टीरिया या वायरस का, उसको डाल करके बनाते हैं जो कि इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट कर सकता है। कॉन्जुगेट वैक्सीन, हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन इन विच पॉलीसैकेराइड एंटीजेंस आर लिंक्ड टू प्रोटीन कैरियर, हम लोग यहाँ पर जो पॉलीसैकेराइड एंटीजन होता है उसको जोड़ देते हैं प्रोटीन कैरियर से, जिससे कि इम्यून रिस्पॉन्स काफी अच्छा हो जाए। देन रिकॉम्बिनेंट, यानी कि यहाँ पर हम उसका जो आरएनए वगैरह है यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके जब बना रहे हैं तो रिकॉम्बिनेंट हो गया। कॉम्बिनेशन वैक्सीन, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मोर देन वन डिजीज, एक से ज्यादा बीमारी को जब बचाने के लिए बनाई जाती है तो कॉम्बिनेशन वैक्सीन। खैर इसको हटा सकते हो, 6 आपको यहां पे देनी है, ठीक है?
अब देखो ये फ्लॉकुलेटेड डीफ्लॉकुलेटेड, इसको लेके भी बच्चे लोगों ने कहा था सर ये तो बहुत एक्स्ट्रा हो गया, लो क्वेश्चन आ गया ये फ्लॉकुलेटेड डीफ्लॉकुलेटेड। ठीक है, डिटेल में बताया हुआ बाकायदा, मैंने यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको लाइव क्लास में भी करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन के तौर पे करवा रखा है अलग से। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो YouTube वाले लेक्चर्स है उसमें बाकायदा नोट्स में ये मैंने डिफरेंशिएट कर रखा है, तो आप वहां से उसको देखेंगे कि क्या होते हैं फ्लॉकुलेटेड और डीफ्लॉकुलेटेड। स्टार्टिंग कैसे करोगे, सस्पेंशन को डिफाइन करके और फिर फ्लॉकुलेटेड और डीफ्लॉकुलेशन को एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, यहां पे चाहो तो आप एक लाइन एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हो, फ्लॉकुलेशन की डेफिनेशन और डीफ्लॉकुलेशन की डेफिनेशन दे सकते हो और फिर उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब देखो यहां पर मैं चीजों को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा, अब मैं बोलूं यहां पे रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज वेरी हाई, अगर इसको एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो फिर ये पूरा डिटेल आ जाएगा। बहुत से बच्चों को पता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता। जिनको पता है उनको तुरंत समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो वो पढ़ के समझ लेंगे। और जिनको नहीं पता है बेटा, उनको आप सस्पेंशन में जाकर के इस वाली हेडिंग पे जाकर के समझना होगा, सीधी सी बात है। ये क्वेश्चन एक ऐसा आ गया जो ज्यादातर बच्चे पढ़ के नहीं गए थे। ठीक है, फिर जो ये 5 नंबर वाले सवाल है ना, ये डायरेक्ट सवाल है, ये डायरेक्ट सवाल है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सीपिएंट यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट। लो टैबलेट का आ गया एक्सीपिएंट, डायरेक्ट सवाल है ये भी। ठीक है ना, टैबलेट को डिफाइन किया, फिर जो उसके एक्सीपिएंट है डाइल्यूएंट, बाइंडर्स, डिफाइन करो, एग्जांपल दे दो, डिसइंटीग्रेंट्स, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, एंटी एडहेरेंट, कलरिंग एजेंट। अब कोई सवाल ये नहीं करेगा सर एक को एक्सप्लेन कर दो, मैं ऑलरेडी लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं, यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबे लंबे लेक्चर हो जाएंगे। ये पहला है इसीलिए बहुत मैंने कर दिया यहाँ पे डिटेल में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये मत कहना कि आप सर एक को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। जो बच्चे बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं वो लोग सेम टॉपिक पे जाकर के इसको टॉपिक को जाकर वहां पे डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है ना, स्वीटनिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव। अब देखो 11 यहां पर हो गए ना, तो मैंने कहा 14-15, 2-4 और हैं एक्स्ट्रा, 14-15 कुल मिला के जो एक्सीपिएंट यूज होते हैं पूरे अपने डोजेस फॉर्म में 15-16 के आसपास हैं। आप मैक्सिमम करो 17-18 है, तो वो सारे आप एक साथ लिख लो। देखो एक्सीपिएंट के ऊपर 5 और 3 8 नंबर का सवाल आ गया, तो कब कहां से क्या आएगा नहीं पता। ठीक है, और फिर कह रहा हूं कोई ये ना सोचे कि मेरे स्टेट में तो नहीं आता, किस स्टेट में आएगा नहीं पता। सब स्टेट वाले एक दूसरे स्टेट की कॉपी कर रहे हैं अब। अच्छा उस स्टेट में ये आ गया तो हम भी दे दें, अच्छा उस स्टेट में ये आ गया तो हम भी दे दें, ऐसा हो रहा है। बफरिंग एजेंट आ गया। अब एक्सप्लेन एनी 2 इवोल्यूशन टेस्ट फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट। अब ये इवोल्यूशन टेस्ट में हमने लाल टेस्ट, रैबिट टेस्ट, मेम्ब्रेन वाला टेस्ट, ये सब हमने कर रखा है। ठीक है, पेरेंटल प्रोडक्ट स्टेरिलिटी टेस्ट के लिए, स्टेरिलिटी मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं है, उसमें हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेस्ट करते हैं। सिंपल सी एक हमारी मेम्ब्रेन होती है जिसका पोर साइज 0.45 से 0.22 माइक्रोमीटर होता है, उसमें से बैक्टीरिया वगैरह छनता नहीं है, उसको छान लेते हैं हम लोग। और फिर उस मेम्ब्रेन को हम लोग आधा आधा काट लेते हैं, आधे हाफ को बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए चेक करते हैं, आधे हाफ को फंगई की ग्रोथ के लिए चेक करते हैं। आपको बाकायदा ये टेस्ट को इस तरह लिख के आना है कि हमने फिल्टर लिया, फिल्टर किया, आफ्टर फिल्ट्रेशन फिल्टर जो था सब कुछ हटा दिया, उसके बाद जो फिल्टर पेपर था उसे काट दिया, जो आधा हाफ था उसको 100 ml कल्चर मीडिया, और कल्चर मीडिया में क्या लेते हैं, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम में ग्रो करवा रहे हैं। यहां पर क्या ले रहे हैं हम लोग, सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम में ग्रो करवाते हैं, क्योंकि इस मीडियम में फंजाई हमारा अच्छा ग्रो करता है। फिर हम 30 से 35 डिग्री पर छोड़ देंगे 7 दिनों के लिए, लगभग 7 दिन के लिए, 7 से 14 दिन के लिए होता है। उस बीच में अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह होगा तो उसकी कॉलोनी ग्रो कर जाएगी। कॉलोनी दिखती है वहां पे, इसका मतलब फेल हो जाएगा सैंपल हमारा, और नहीं दिखती है तो पास हो जाता है। कोई ग्रोथ नहीं है तो स्टेराइल है, सैंपल हमारा पास। ग्रोथ दिखती है तो नॉन स्टेराइल है, सैंपल हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है, आपने प्रोसीजर बता दी। दूसरा टेस्ट एक ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा पैराजोन टेस्ट है, जिसको हम लाल टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है ना, लाल का फुल फॉर्म याद रख लो, ये बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट होता है। ठीक है, जो कि लिम्युलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट भी कहलाता है, लाल टेस्ट। एक्चुअली ये जो लाल, ये एक तरह का केमिकल होता है जो कि ब्लड सेल होता है, हॉर्सशू क्रैब लिम्युलस पॉलीफीमस, उससे निकाला जाता है ये। ठीक है, वो ये जो क्या कहते हैं केमिकल होता है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, एंडोटॉक्सिन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके एंडोटॉक्सिन से रिएक्ट करके ना सॉल्यूशन को जेल टाइप का बना देता है, तो हमको पता चल जाता है कि हाँ इसमें एंडोटॉक्सिन है। तो एक ही मेथड है इसमें, जेल क्लॉट मेथड। क्या प्रिंसिपल है, एंडोटॉक्सिन रिएक्ट करेगा लाल रिएजेंट के साथ और एक फर्म मजबूत जेल बना लेता है। प्रोसीजर क्या है, इक्वल वॉल्यूम हम टेस्ट सैंपल और लाल रिएजेंट को मिला लेते हैं, 37 डिग्री के आसपास 60 मिनट के लिए
इंक्यूबेट करते हैं, रख देंगे उसके अंदर ओवन के अंदर, जेंटली इन्वर्ट द ट्यूब को उल्टा करके देखते हैं, अगर जेल बन गया है तो मतलब सैंपल फेल हो गया है। ठीक है, तो ये जो 5 नंबर वाले ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहां पे कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, आप जो मोटा मोटा पढ़ के गए हो डायरेक्ट लिख करके आना है। ठीक है, यहां पर आप एक काम कर सकते हैं, जैसे इवोल्यूशन है, ठीक है, तो क्या होता है इवोल्यूशन, इसको आप यहां पर डिफाइन कर सकते हो। इवोल्यूशन क्या होता है, हम क्यों करते हैं, और पेरेंटल के लिए बहुत सारे होते हैं, उनके नाम दे सकते हो, उसमें 2 आपको बताने, 2 को एक्सप्लेन करना है, इस तरीके से आप कर सकते हो, अच्छा इंप्रेशन रहेगा। देन गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, डायरेक्ट जो मैंने पढ़ाया है उसी को मैंने वहां से कॉपी पेस्ट करके यहां पे लिख दिया है, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो पढ़ाया है डिट्टो उतार करके यहां पे रख दिया है। हाँ, ये कुछ पॉइंट्स मैंने बना दिए, इस तरह पॉइंट्स के फॉर्म में ही मैंने लाइव क्लास के लेक्चर में कराया था, और जो यूट्यूब वाला लेक्चर है उसमें पैराग्राफ है, तो जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं वो पैराग्राफ में लिख सकते हैं, और जो बच्चे लाइव क्लास के थ्रू पढ़ रहे हैं वो पॉइंट्स में लिख सकते हैं, चॉइस है आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों जगह अपनी अपनी जगह सही है। वर्किंग आ गया, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पूरा जो है अपना वही कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको पूरा लिख करके आना है यहां पर, यहां आपका पेज जरूर भर जाएगा कि क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन डायरेक्ट उठा के छापनी, मैं पहले बोल चुका हूं, यहां पे कुछ करना ही नहीं है, जो फिल्ट्रेशन की थ्योरी है, फिल्ट्रेशन क्या होता है डिफाइन करोगे, 3 थ्योरी है, उठाकर एज इट इज आपको छाप करके आनी है, एज इट इज, कुछ नहीं करना, यहाँ पे मेन फॉर्मूले लिखने हैं, फॉर्मूले में किसका क्या मतलब है बस, उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये क्या है, क्योंकि ये पूरा फिजिक्स वाला काम है, यहाँ डिटेल में चले जाओगे तो सर पकड़ोगे और आता नहीं, क्वेश्चन डायरेक्ट यही आएगा, थ्योरी बता दो, तो लो भैया थ्योरी लिख दी हमने, थ्योरी, खेल खत्म। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। कंस्ट्रक्शन वर्किंग और सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर, यानी कि आप देख लो जितना भी हमारे पास इक्विपमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग यही पूछी जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अगेन यहाँ पे मैंने वही जो मेरे पास नोट्स है उसमें से कॉपी पेस्ट मार दिया है मैंने यहाँ पर, तो पूरा आपको डेफिनेशन होगा प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन आ गया यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन में आप ये बना दोगे। देन अच्छा, कंस्ट्रक्शन में आप कोई सिंपल डायग्राम देख सकते हो, जितना सिंपल आप बना सकते हो उतना सिंपल रखिएगा। देन उसके बाद वर्किंग आ जाएगी, आप वर्किंग एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, और फिर आता है वहां पर डिफाइन एंड क्लासिफाई एनडीडीएस, राइट एडवांटेज ऑफ एनडीडीएस। ठीक है, तो डेफिनेशन दे देखो, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, क्लासिफिकेशन ऑलरेडी नोट्स में किया हुआ है, तो मैंने नोट्स में कई प्रकार से मैंने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, यहां मैं क्लासिफाई करके दे रहा हूं आप लोगों को, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन कर दिया है। ओरल रूट में कौन कौन से आते हैं, जैसे सस्टेन रिलीज, फ्लोटिंग ड्रग, कोलोन टारगेटेड, म्यूको एडेसिव। ठीक है, तो देखो नोवल ड्रग क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, जो हम नए तरीके से एडवांस फॉर्म में ले आते हैं जिससे कि ज्यादा अच्छा असर हो और पेशेंट को क्या हो, हेल्प हो। तो डिफाइन किया, क्लासिफाई किया, और लास्ट में उसके क्या दे दिए, एडवांटेज दे दिए। तो क्लासिफिकेशन में ओरल आ गया, देन पेरेंट्रल, लाइपोसोम, नैनो पार्टिकल, माइक्रोस्फीयर, इंसिटू, देन ट्रांसडर्मल में पैचेस आ गए, माइक्रो नीडल्स आती हैं। पल्मोनरी में ये क्वेश्चन आया हुआ, क्या मीटर डोज इनहेलर एनडीडीएस में आता है, तो यस ये एनडीडीएस में आता है। पाउडर ड्राई इनहेलर, नेबुलाइजर, ये भी एनडीडीएस में आता है। ठीक है, नेजल एनडीडीएस में स्प्रे आ गया, जेल आ गया, नेजल नैनो पार्टिकल्स आ गए। ठीक है, देन आंखों के लिए ऑक्यूलर इंसर्ट, इंस्टीट्यूट जेल, ऑक्यूलर नैनो पार्टिकल्स। देन रेक्टल या वेजाइनल के लिए म्यूको एडेसिव जेल्स, कंट्रोल्ड रिलीज सपोजिटरीज, सपोजिटरीज भी आजकल कंट्रोल्ड रिलीज आने लगी हैं, और वेजाइनल रिंग। देन इसके एडवांटेज बता दोगे कि भाई बायो अवेलेबिलिटी काफी अच्छी हो गई है, कंट्रोल्ड और सस्टेन रिलीज ड्रग्स हम लोग दे सकते हैं, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कर सकते हैं जहां चाहते हैं, जैसे कि लाइपोसोम्स इन कैंसर थेरेपी, ड्रग दिया तो जहां पे कैंसर सेल होता है वहीं जाके एक्ट करेगा, बाकी बॉडी पे एक्ट नहीं करेगा। हमको डोज कम देनी पड़ती है इसकी वजह से, और टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। पेशेंट कॉम्प्लायंस इंक्रीज कर जाता है, 24 घंटे में एक दवा खानी होती है, अब दिन में 4 बार नहीं खानी होती है। प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम डिग्रेडेशन, ठीक है, बहुत सी दवाइयां पेट में जाके खराब हो जाती थी, अब एंट्रिक कोटेड मेडिसिन आने लगी हैं जो पेट में बच जाती हैं जाकर के। बेटर थेरेपेटिक एफिकेसी, ड्रग का जो इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, साइट स्पेसिफिक एक्शन, हम बॉडी में जहां चाहते हैं, जैसे मान लो कोलोन में चाहते हैं जाके दवा असर करे, तो जब दवा खा लेंगे तो वो कोलोन में ही जाकर के डिसॉल्व होती है। तो ये इससे कुछ 7-8 एडवांटेज आप बता देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये 5 नंबर वाले डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट हेडिंग आपको नोट्स में मिलेगी, डायरेक्ट छाप के आनी है।
ठीक है, बीच में तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको सोच सोच के इधर इधर मिक्स करके बनाने थे, लेकिन ये आपको डायरेक्ट करने हैं। ओके, नाउ डिफाइन इमल्सन, डिफाइन कर दोगे। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्सन, भाई इमल्सन ऑयल इन वाटर टाइप है या वाटर इन ऑयल टाइप है, ठीक है। इसके हम लोगों ने कुछ टेस्ट कर रखे हैं, जैसे डाइल्यूशन टेस्ट है, डाई टेस्ट है, कंडक्टिविटी है, फ्लोरेसेंट टेस्ट है, सब डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोग देखोगे क्या प्रिंसिपल है डाई टेस्ट का, कंडक्टिविटी टेस्ट का और फ्लोरेसेंट, ये आप 4 दे दोगे। और एक है कोई क्रीमिंग टेस्ट है एक, ठीक है। क्लियर है बातें? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि वेटेज क्या रहेगा किस चैप्टर का, आंसर्स कैसे लिखने हैं, ठीक है। और एक चीज, हर सब्जेक्ट के मैं मिनिमम 5-5 PYQ लेटेस्ट, है ना, 2025, 24, 23 और 22 इस तरीके से ला करके अरेंज करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लास्ट मोमेंट में वो 5 भी करके जाते हैं तो पास बहुत इजीली हो जाओगे। मतलब जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूं उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस करवा दे रहा हूं मैं, उनको आप पक्का पढ़ के जाइए, पास बहुत इजीली हो जाओगे। जो बच्चों को फेल होने का डर है और जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छा सा सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीज आपको करना है या पूछना है, पेपर डिस्कस करवाना, कुछ भी चीज, तो नंबर आप लोगों को मेरा पता ही है, ठीक है। हर जगह मेरा नंबर अवेलेबल है, इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर दें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इसको देखो, समझो और कोशिश प्रैक्टिस करो। बाय बाय।